हाँ, लॉन्ग टर्म के साथ जो ये क्या नीचे है सेम है शॉर्ट टर्म लोन, बट देर इज ये ये बोर्ड बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स, DEBT, DEBT। DEBT इसको पहले सुकून से बना लें, फिर इसको समझाता हूँ ये है क्या। कहाँ पे? शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज नहीं, शॉर्ट सेम ऐसा ठीक है, सेम है तो शॉर्ट टर्म रिसोर्स, बट देर इज फाइनेंस लीज इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग लीज, बट देर इज बढ़ते पट्टी, बट देर वॉज हो गया नोट। चलो लेट्स रीड दिस आउट। सोर्सेज ऑफ, यानी कि फाइनेंस हम कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज, तो कंपनी के पास देने के लिए क्या है, या गुड्स या सर्विसेज, और इसको बेच के कंपनी क्या कमाएगी, पैसे, और वो पैसे कंपनी अपने डिफरेंट कामों में यूज़ कर सकती है। तो यहाँ से कंपनी को पैसा आ रहा है। दूसरी ऑप्शन कंपनी के पास ये भी होती है कि वो अपने एसेट्स को बेच सकती है। क्या क्या बेच सकती है? फर्नीचर्स, गाड़ियाँ, लैंड, बिल्डिंग, या कोई भी और जिस तरह IT इक्विपमेंट्स हैं। तो यहाँ से भी उनको क्या जनरेट होगा? पैसा। मगर ये सबसे ख़राब किस्म है पैसे को जनरेट करने की। क्यों? क्योंकि आप अपने घर का सामान बेचना शुरू हो गए हो, आप अपना सामान बेचना शुरू हो गए हो। हाँ, अगर ज़रूरत है, अगर आपने कोई नई बिल्डिंग परचेज़ करनी है, कोई नई गाड़ी परचेज़ करनी है, तो आप अपना सामान बेच सकते हो। बट अगर सिर्फ इसलिए कि मुझे शेयर होल्डर्स को पैसे देने हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, सप्लायर्स को पैसे देने हैं, और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और मैं अपना सामान बेचना शुरू कर दूं, तो ये रॉन्ग हैबिट है। इस तरफ अगर मैं आऊँ,
एक्सटर्नल सोर्सेस। कौन से सोर्सेस? इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक है डेट, डेट बोले तो उधार, और इक्विटी बोले तो इक्विटी इज ये अपना पैसा जिसको आपने वापस नहीं करना, मगर डेट को आपने वापस करना है। तो ये काबिल वापसी है। ये काबिल में काफ कौन सा होगा? कैंची वाला। ये काबिल वापसी है, और ये किसका पैसा है? कंपनी का अपना पैसा है, इसको हमने वापस नहीं करना। डेट उधार दो तरह का होता है, या शॉर्ट टर्म से क्या मुराद है? लेस देन, या विद इन, और लॉन्ग टर्म क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म सप्लाईज, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कमिटमेंट, डिस्काउंटिंग या ऑपरेटिंग लीज, ये पांचों किस में कवर होते हैं? शॉर्ट टर्म में। कौन सा शॉर्ट टर्म? जो कि आप उधार पकड़ रहे हैं। ये भी क्या था? उधार, काबिल वापसी था। बैंक लोन भी क्या है? काबिल वापसी। क्रेडिट कार्ड से लिए हुए पैसे भी क्या थे? काबिल वापसी। डिस्काउंटिंग भी क्या थी? काबिल वापसी। ऑपरेटिंग लीज भी क्या है? काबिल वापसी। ये क्या होती है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब आ जाए लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में सारे वही बातें रिपीट होंगी। ये क्रेडिटर हमें साल तक का उधार भी दे सकता है और साल के ऊपर का भी दे सकता है। बैंक हमें लोन साल के लिए भी दे सकता है और साल से ऊपर भी दे सकता है। क्रेडिट कार्ड के पैसे साल के अंदर अंदर पेएबल भी हैं और साल के बाद भी पेएबल हैं। तो ये तीनों चारों डिस्काउंटिंग तक, यहाँ लिख देता हूँ, ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और ये भी क्या है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मगर एक ऐसी लीज जो कि ऑपरेटिंग है, ये कहाँ पे हमने क्लासिफाई करनी है? शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में वो कहता है कि सेम एज ऑफ शॉर्ट टर्म। ये सारी बातें वहाँ पे एज इट इज़ रिपीट होंगी, तो हमें ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें दो चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स या बॉन्ड्स, दूसरा अब यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज नहीं है, यहाँ पे कौन सी लीज आ जाएगी? फाइनेंस लीज। इन दोनों में डिफरेंस है। फिर इस तरफ आ जाए, इक्विटी। इक्विटी क्या था कि कंपनी ने अपना हिस्सा, अपने शेयर्स बाहर के शेयर होल्डर्स को बेचे थे, जिससे कंपनी के बैंक में क्या आया था? पैसा आया था। तो इक्विटी इशू की है, शेयर्स इशू की हैं टू आउटसाइड या न्यू शेयर होल्डर्स, जिससे कंपनी को पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। अगर वो शेयर महंगे बिकते हैं तो कंपनी को क्या आएगा? शेयर प्रीमियम। और जो पैसा कंपनी बचाती है साल के एंड पे, वो कहाँ पे जाएगा? रिटेन अर्निंग्स में। और रिटेन अर्निंग्स किसका पार्ट होते हैं? इक्विटी का। यहाँ तक ये चार्ट समझ आता? पक्की गल। अभी लीज के ऊपर डिटेल बात होगी। आज हमने लीज के ऊपर तसल्ली से कुछ 10-15 मिनट लगाने हैं। बचपन में आपने कभी कोई गेम खेली हो जिसमें एक कैरेक्टर होता है और उसका उसी गेम में उसी तरह का एक और बंदा भी होता है? जिस तरह स्ट्रीट फाइटर है गलबन, उसमें एक रेव है और एक कैन। खेली कभी? नहीं खेली। मैं पता नहीं किन लोगों से बात कर जाता हूँ कभी कभी। खैर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये
इससे मिलते जुलते इंस्ट्रूमेंट्स हैं मगर इस जैसे नहीं है। मिलते जुलते हैं मगर इस जैसे नहीं है। इन दोनों में क्या फ़र्क है अभी बात करते हैं, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या आपको ये मैप क्लियर है? ये पूरे चैप्टर का मैप है बेसिकली, पूरे चैप्टर का फ्लो इसमें छुपा हुआ है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया, इसको समझ लिया था, ये हमारे उस चैप्टर में नहीं आता, इसके बारे में हल्की से बात कर ली है, काफ़ी है। शॉर्ट टर्म में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और जब ये शॉर्ट टर्म में कवर हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग टर्म में भी कवर्ड है। आज का हमारा टारगेट है सबसे पहले डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि अब हम लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में पहले फाइनेंस लीज नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर एक कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी के पास एक बड़ी ऑप्शन ये है कि वो अपने शेयर्स बेचते हैं। उससे कंपनी को क्या नुकसान होगा, ओनर्स ज़्यादा हो जाएंगे। जितने ज़्यादा ओनर्स उतने ज़्यादा दिमाग, जितने ज़्यादा दिमाग उतनी ज़्यादा परेशानियाँ, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा डिविडेंड भी डिवाइड हो जाएगा। तो हर बंदे को डिविडेंड कम मिलेगा। अगर शुरू में 10 लोग हैं और 100 रुपये डिविडेंड आना हो तो हर एक को कितना कितना मिलेगा? हाँ, 100 रुपये का डिविडेंड है, 10 लोग हैं तो हर एक को कितने पैसे मिलेंगे? 10 रुपये मिलेंगे। और 100 रुपये का पैसा हो और 100 रुपये का डिविडेंड हो और 20 लोग हो जाएं तो 5-5। ये क्यों 5 हो गए? क्योंकि ओनर्स ज़्यादा हैं। और ओनर ज़्यादा कैसे होंगे? जब कंपनी क्या इशू कर बैठेगी? शेयर्स। मगर शेयर इशू करने से कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा। तो कंपनी कहती है कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें पैसा भी मिल जाए और हमें अपने शेयर्स भी इशू करने ना पड़े। तो कंपनी जारी करती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? डेट इंस्ट्रूमेंट्स। बॉन्ड्स कह लें, डिबेंचर्स कह लें या डेट इंस्ट्रूमेंट्स कह लें, तीनों में से आप कोई भी नाम को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा बोलता हूँ, मेरे साथ साथ आप लोगों ने नाम रिपीट करने हैं। बॉन्ड्स, ऊंची ऊंची बोले, बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स, ये तीनों एक ही नाम हैं। बोले, ये तीनों एक ही नाम हैं। इससे कंपनी को पैसा तो मिल जाएगा मगर कंपनी की शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होगी, उसमें कमी नहीं आएगी। होता क्या है, कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी आवाज़ लगाती है कि कोई है जो मुझे उधार दे, कोई है जो मुझे उधार दे और मैं उसका उधार वापस कर दूंगा या कर दूंगी। और इस चीज़ को साबित करने के लिए कि तुम लोगों ने मुझे उधार दिया है, हम तुम्हें एक कागज़ इशू करेंगे। उस कागज़ का नाम क्या होगा? बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट। पेज 23 पे आए। 23 ऊपर डेट फाइनेंसिंग की हेडिंग लगी होगी, उसके नीचे 3 बुलेट्स आ रही हैं। नज़र आया? नज़र आ गया? डेट फाइनेंसिंग की हेडिंग है और उसके नीचे 3 हेडिंग्स आ रही हैं और 3 बुलेट्स आ रही हैं। इसको जल्दी से पढ़ लें। यही बात जो भी मैंने आपको बताई है ये लिखी हुई है और इसमें 2-4 वर्ड्स मुश्किल हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप आइडेंटिफाई करके पूछें।
जस्ट लाइक पीपल कैन बोरो मनी फ्रॉम बैंक, कंपनीज कैन डू द सेम, यानी कि कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि वो मार्केट में आवाज़ लगाए कि मुझे पैसा चाहिए और मैं उसके अगेंस्ट क्या इशू करूँगा या करूँगी, बॉन्ड्स या डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स। इससे क्या होगा, लोग कंपनी को पैसा देंगे, लोग कंपनी को पैसा देंगे, मगर उसके बदले क्या उनको कोई ओनरशिप मिलेगी? नहीं। नेक्स्ट बुलेट में क्या लिखा हुआ है? नाउ व्हेन अ कंपनी बोरोस मनी इट हैज़ टू पे एक्स्ट्रा मनी ऑन टॉप ऑफ दैट। इस एक्स्ट्रा मनी को हम क्या नाम दे सकते हैं? इंटरेस्ट। इफ द कंपनी कांट पे बैक द इंटरेस्ट और द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड, इट्स इन ट्रबल एंड माइट हैव टू डिक्लेयर बैंकरप्सी। किसको कहेंगे? दिवालिया निकल जाना, दिवालिया निकल जाना। बैंकरप्सी इसके कंपनी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं और अब कंपनी आगे फ्यूचर में चल नहीं सकती। क्यों? उसके पास चलने के लिए पैसे ही नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तीसरे बुलेट पॉइंट, बट हियर इज द थिंग, द गुड पार्ट अबाउट बोरोइंग इज दैट इंटरेस्ट यू पे कैन ऑफन बी टेकन ऑफ व्हेन कैलकुलेटिंग। इसका आसान तर्जुमा लिख लें। चूँकि अब आप लोगों ने टैक्स अभी तक स्टडी नहीं किया, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टैक्स जिस तरह हम लोगों ने कल प्रॉफिट निकाला था, परसों गालमन हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, सेल रिटर्न, अदर इनकम, याद है? हम लोग एंड पे कहाँ पे पहुँचे थे? अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर पहुँचे थे। वो नेट प्रॉफिट इज बेसिकली अकाउंटेंट्स का प्रॉफिट। वो किसका था प्रॉफिट? अकाउंटेंट्स का प्रॉफिट था। टैक्स वाले इस प्रॉफिट को नहीं मानते, टैक्स वाले इस प्रॉफिट को नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं कि हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और हम अपना प्रॉफिट अपने रूल्स के तहत कैलकुलेट करेंगे। तो अक्सर ये और इसमें डिफरेंस आ रहा होता, इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा होता। ये क्यों आता है? ये आपको कैफ 2 इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बट हियर इज द थिंग, द गुड पार्ट अबाउट बोरोइंग इज दैट इंटरेस्ट यू कैन पे ऑफन बी टेकन ऑफ व्हेन कैलकुलेटिंग टैक्सेस। कहना ये चाह रहा है कि जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा ना, किसने बोला? इंसान ने या कंपनी ने? कंपनी ने। जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है वो टैक्स की वर्किंग निकालने तक आप उसको माइनस कर सकते हैं। यानी कि जो उसने इंटरेस्ट लोगों को पे किया है वो उसको अपने प्रॉफिट तक आने के लिए यहाँ से माइनस कर सकते हैं, अपना खर्चा मान सकते हैं। टैक्स वाले ये खर्चा मान लेते हैं, टैक्स वाले इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं। प्लस बोरिंग मनी थ्रू बॉन्ड्स इज यूजुअली चीपर देन फ्रॉम अदर सोर्सेज। भाई कंपनी ने एक कागज़ ही तो क्या करना है? इशू करना है, कागज़ दे के पैसे हासिल कर लेने, और क्या चाहिए कंपनी को। सो वाइल देर आर रिस्क, बोरोइंग कैन बी स्मार्ट मूव फॉर कंपनीज। ये तीनों बुलेट्स क्लियर है? श्योर? अब बॉन्ड्स को समझते हैं, ये बॉन्ड क्या चीज़ है। अभी हमने बॉन्ड के बारे में 2 बातें देखी हैं। पहली बात क्या थी कि ये स्मार्ट मूव है, चीपर है, और इसके अगेंस्ट जो ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे टैक्स वाले उसको एक्सपेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे भाई, मानेंगे। बॉन्ड क्या है? बेसिकली बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। कंपनी एक कागज़ इशू करेगी, उस पर लिखा होगा मैं कंपनी इस बात को इकरार करती हूँ कि मैंने तुम्हारे 10 लाख देने हैं। नीचे कंपनी का साइन आ जाएंगे,
जिसने पैसे दिए होंगे उसका साइन आ जाएंगे, जो बीच में बंदा इन्वॉल्व होगा उसका साइन आ जाएंगे, और ये एक क्या बन गया हमारे पास, डेट इंस्ट्रूमेंट बन गया या बॉन्ड बन गया या डिबेंचर बन गया। अगर मैं इसी लाइन को उर्दू की बजाय इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो मेरी स्टेटमेंट क्या होगी? मैं कंपनी इस बात को इकरार करती हूँ, मैं कंपनी की जगह मैं अगर लिख दूँ आई, मैं कंपनी, मैं आई कि मैंने तुम्हारे 10 लाख देने हैं, आई ओ यू 10 lakhs। अब क्या ये अमाउंट हमेशा सेम होगी? नहीं, मैं अमाउंट को माइनस कर देता हूँ, पीछे क्या बच गया, आई ओ यू। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ आई ओ यू, वही बात है, बात तो वही है। ओ कैन बी ओ, यू कैन बी यू, एंड आई इज ऑलवेज आई। तो इसको हम आई ओ यू इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई ओ यू इंस्ट्रूमेंट। एक बंदा पैसे ले रहा है, लेने वाले को क्या कहेंगे? जो लोन लेता है वो कहलाता है जिसने पैसे बोरो किए हैं। कौन? बोरोवर। और जिसने पैसे इशू किए होंगे उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक बोरोवर और दूसरा कौन है? इशूअर। इशूअर ऑफ मनी या इन्वेस्टर, या इन्वेस्टर। इसने पैसे किसको दिए हैं? कंपनी को। कंपनी ने क्या किया? बोरो किया। यहाँ तक क्लियर है बातें? यहाँ तक क्लियर है? बॉन्ड्स की पहली हेडिंग पढ़ लें। हाँ, लेंडर कह लें, कुछ भी कह लें आप, सप्लायर कह लें, क्रेडिटर कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, मगर ये क्या कहलाएगा? बोरोवर। पहली हेडिंग पढ़ लें, अ लॉन्ग टर्म प्रॉमिस टू पे। अ लॉन्ग टर्म प्रॉमिस टू पे पढ़ सकते हैं। जो पैसे दे रहा है उसको क्या फायदा मिलेगा? उसको पैसे मिलेंगे, उसको कुछ टाइम के बाद कंपनी से अपनी अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, उसके साथ क्या मिलेगा? अगर आपको कल वाला रीपेमेंट स्केड्यूल याद हो तो उसमें भी 10 लाख के बदले क्या मिल रहा था? 13 लाख। 3 लाख रुपए क्या था? उसका इंटरेस्ट था। और ये जो कागज़ है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है? ये कंपनी की सिक्योरिटी है। कंपनी की सिक्योरिटी है। कंपनी उधार देने वाले को अपना कोई एसेट तो गिरवी नहीं रखवाएगी, तो उसके पास एक ऐसा कागज़ है जिसने उधार दिया है, जो लेंडर है, जो क्रेडिटर है, जो सप्लायर है, जो इन्वेस्टर है, उसके पास ये कागज़ एज अ सिक्योरिटी है, एज अ प्रूफ है, एज अ प्रूफ है कि मैंने क्या किया हुआ है, कंपनी को पैसे दिए हुए हैं जो कि कंपनी ने मुझे वापस करने हैं एट मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट इज जिस डेट पे पैसे वापस करने हैं, और उसके साथ यस ड्यू डेट, और उसके साथ कंपनी मुझे क्या देगी? हर साल इंटरेस्ट। आप एक काम करें, बॉन्ड्स की पहले 3 जो हेडिंग्स है वो अब आप पढ़ सकते हैं। मुझे पढ़ के बताइएगा क्या प्रॉब्लम आई है अभी तक। बॉन्ड्स की तीनों हेडिंग पढ़ लें।
सुकून के साथ। फिर मुझे बताइएगा क्या इश्यूज़ हैं। हो गया? पक्की गल? चलिए ज़रा इसके एडवांटेजेस पे आइएगा नीचे, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने कल एक बैंक से लोन लिया था 10 लाख का, और वो लोन था 5 सालों का। क्या हर साल में इंटरेस्ट का रेट फ़र्क था, या हम एक ही रेट को बार बार चला रहे थे? 10% को एक ही रेट को चला रहे थे, मगर अमाउंट उसकी फ़र्क आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमने हर साल उसको कुछ ना कुछ पैसे वापस किए हैं, और जो पैसा हमारे पास बच जाता है उसी के ऊपर क्या पड़ता है, हमें इंटरेस्ट पड़ता है। तो पहला एडवांटेज क्या है, इसका रेट क्या होता है? फिक्स। इसको हम और क्या कह सकते हैं? मार्केट रेट या कूपन रेट। मार्केट रेट या कूपन रेट, एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हैं। इक्विटी इशू करूं या बॉन्ड? इक्विटी में ज़्यादा रिस्क है या बॉन्ड में? तो इसमें उसके मुकाबले में रिस्क क्या है? कम है। पाकिस्तान में एक इदारा है पैक्रा के नाम से, PACRA। ये है ना आपका KFC है ना, ऑपोजिट साइड पे जो KFC है, उसके इस तरफ एक बिल्डिंग है जो कि सड़क के इस तरफ आती है। यानी कि KFC के साथ लेफ़्ट साइड पर अगर मैं जाऊं तो एक खाली सड़क आती है जो कि शायद जाती है टुवर्ड्स जीवन हाना। देखा है किसी ने? मैं देखा हुआ, मैं पता नहीं किस दुनिया से बात करता रहता हूँ। KFC का पता है, उसके आसपास एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, उसके आसपास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक ऑफिस है। उस ऑफिस को हम कहते हैं पैक्रा का ऑफिस, PACRA। इसकी फुल फॉर्म लिख लें, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये क्या करती है? ये जिस तरह नहीं आप लोग देखते हैं कि क्रिकेटर्स की रैंकिंग आती है कि टॉप रैंक क्रिकेटर कौन सा है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, 10th पे कौन है। तो हमारा ट्रस्ट किस पे ज़्यादा होगा, जो टॉप रैंक पे है या जो लो रैंक पे खड़ा हुआ है? नहीं, किसी पे तो होना चाहिए ना। हमारा जो ट्रस्ट है वो किस पे ज़्यादा होगा, टॉप रैंक पे या लो रैंक पे? टॉप रैंक पे। इसी तरह अगर एक इन्वेस्टर ने लोन देना हो और उसके सामने 4-5 कंपनीज खड़ी हों और पैसे उसके पास लिमिटेड से हों, किसको लोन दे? उस कंपनी को लोन देगा जिसके बॉन्ड को पैक्रा ने ज़्यादा रेटिंग दी होगी। और वो रेटिंग क्यों दी होगी? क्योंकि पैक्रा पहले ये इंश्योर करेगी कि क्या ये कंपनी इस काबिल है कि उस बंदे के पैसे वापस कर सके, क्या ये लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव हो सकता है।
तो कुछ ऐसे फैक्टर्स के ऊपर पैकरा जाता है और उनकी रेटिंग कर रहा है। तो इन्वेस्टर लोन देने से पहले एक दफ़ा ये चेक करेगा कि इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है। अगर तो अच्छी होगी तो लोन दे देगा, और अगर अच्छी नहीं होगी तो लोन नहीं देगा। अगला सवाल सुने, रेटिंग अच्छी है, इंटरेस्ट हाई होगा या लो होगा? लो होगा, लो होगा। लॉन्ग टर्म की बात नहीं है यहाँ पे। हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी और आपको लिखवाई भी थी, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर एक इदारे ने उसको रेट किया हुआ टॉप रैंक्ड, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा या कम होगा? तो रिटर्न भी क्या होगा? कम होगा। और अगर पैकरा कहता है कि नहीं ये लोग तो लोन शायद वापस ही ना करें, इनको रेटिंग दी हुई है सी की, AA नहीं सी की दी हुई रेटिंग, और कंपनी क्या मांग रही है मुझसे? लोन। तो मैं पैसे तो दे दूंगा, मगर साथ क्या कहूँगा? मुझे इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा रिस्क क्या है? ज़्यादा। तीसरा पॉइंट पढ़ लें। अगर ये कंपनी किसी टाइम पे बंद हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो इसकी बैलेंस शीट में ये जो बंदा है जिसने लोन दिया हुआ, ये कहाँ पे आ रहा होगा? करंट लायबिलिटी में या नॉन करंट में? जिसने लोन दिया है, सप्लायर, इन्वेस्टर, इनकी बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में ये बंदा कहाँ पे क्लासिफाई हो रहा होगा? क्यों? साल में देना लोन? नहीं, लॉन्ग टर्म में देना लोन। मगर कुछ ऐसा पैसा भी तो होगा जो कि साल में देना होगा, तो ये बंदा लॉन्ग टर्म में भी होगा और शॉर्ट टर्म में भी होगा, तो नॉन करंट में भी जाएगा और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी जा रहा होगा। कंपनी बंद हो गई, तो क्या कंपनी के बंद होने से इस बंदे को पैसे मिलना बंद हो जाएंगे? क्या इसके पैसे डूब जाएंगे? नहीं, इसको पेमेंट पहले की जाएगी। अगर एक कंपनी बंद हो रही है तो जितने कंपनी के पास पैसे हैं उनमें से सबसे पहला हक किसको मिलेगा? इनको मिलेगा। क्यों? इन्होंने अपने पैसे कंपनी को उधार के तौर पे दिए थे, तो उधार की वापसी तो करें। जितना कर सकते हैं उतनी वापसी ज़रूर करें। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 5 पढ़ लें, इसको छोड़ के 1, 2, 3 और आखिरी वाला 5वां पॉइंट पढ़ सकते हैं। चौथे पॉइंट को फिलहाल मैं स्किप करके आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 24। एक कंपनी जिसको पैकरा ने कहा है कि तुम्हारी रेटिंग कम है और वो बंदा उसको लोन देने में इंटरेस्टेड है, तो क्या वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पे गुजारा कर लेगा? नहीं, वो क्या कहेगा कि मुझे इसके साथ क्या दो? मज़ीद कोलैटरल दो, मज़ीद मुझे कुछ चीज़ बतौर गिरवी रखवानी है। तो यहाँ पे भी आप कंपनी से कोलैटरल्स को डिमांड कर सकते हैं। तो कंपनी कोलैटरल भी देगी और साथ में क्या दिया होगा? इसने अपना बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट इशू किया होगा। क्या ये चीपर है या महंगी है एज़ कम्पेयर टू अदर? अगर यही कंपनी बैंक के पास जाए तो क्या बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा वर्सेस ये? शायद बैंक चार्ज करे उसको इंटरेस्ट अराउंड 14% और ये चार्ज कर रहा है कितना? 10%। तो एज़ कम्पेयर टू बैंक ये क्या बन गई? चीपर। एज़ कम्पेयर टू बैंक लोन ये क्या है? चीपर। और बैंक क्या मांग रहा होगा जो कि ज़्यादातर इसकी डिमांड नहीं होगी? इसकी डिमांड क्या होगी कि मुझे क्या मिल जाए? बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट मिल जाए। नेक्स्ट पेज के आखिर नेक्स्ट पेज के शुरू की 3 बातें पढ़ लें। नेक्स्ट पेज पे आ जाए,
पेज नंबर 24 पे, और इसकी अगले 3 बातें भी देख लें। इसके फायदे क्लियर हो गए? फायदे क्लियर? उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिसएडवांटेजेस। क्या मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा? क्या मुझे ये इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी पड़ी? क्या मुझे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया? तो ये फ़ायदा या नुकसान है? नुकसान है। डिसएडवांटेज का चौथा पॉइंट पढ़ना। वो इंटरेस्ट भी देगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करेगा। अच्छा, हम लोगों ने कहा था, बड़ी खुशी में कहा था कि सर इसमें इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। 10% है और वो अगले 5 सालों के लिए क्या है? फिक्स रहेगा। ये कंपनी जिसने इस इन्वेस्टर से 5 सालों के लिए 10% पर लोन ले रखा है, कल को हालात मुल्क के अच्छे हो जाते हैं, हालात मुल्क के, और यही लोन उसको बाहर से 8% पे मिलना शुरू हो जाए, तो क्या अभी अच्छी बात है या बुरी बात है? यही लोन अब उसको मार्केट से 8% इंटरेस्ट पे मिल रहा है, जो कि उसने कितने पे ले रखा है? 10% पे। तो क्या वो 2% एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट उसने क्या करा लिया है, और अगर ये वेरिएबल होता तो ये चेंज होता रहता। और अगर कल को मार्केट में इंटरेस्ट रेट पहुंच जाए 15% पे, तब कंपनी को फ़ायदा या नुकसान है? तब फिक्स करने में क्या है? फ़ायदा या नुकसान? फ़ायदा। और अगर उस वक्त वेरिएबल होता फिर क्या होता? अगर वेरिएबल होता तो फिर ये 15 के आसपास फिरना शुरू हो जाता। क्यों? चेंज हो सकता है, हमने फिक्स नहीं किया। और अगर फिक्स कर लिया तो फ़ायदा, फिक्स नहीं किया तो नुकसान। कब? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम हो गया तो फिक्स करने पे कंपनी को क्या हो रहा है? नुकसान। और अगर ये फिक्स ना करे, वेरिएबल रखे, तो क्या हो जाएगा इनको? फ़ायदा। ये नोट कर लें ये बात। अगर मार्केट रेट बढ़ता है, अगर मार्केट रेट बढ़ता है और इन्होंने फिक्स रखा हुआ है तो क्या होगा? मार्केट रेट कम हो रहा है, इन्होंने फिक्स रखा हुआ है तो क्या होगा? और दोनों केसेस में वेरिएबल है तो क्या होगा? लिख ले, मैं लिखवा देता हूँ, लिखे उर्दू में। अगर 10% पे फिक्स इंटरेस्ट रेट तय है, अगर 10% पे फिक्स इंटरेस्ट रेट तय है और मार्केट में रेट कम हो जाए तो कंपनी को नुकसान है। अगर मार्केट में रेट कम हो जाए तो कंपनी को नुकसान है, और अगर मार्केट में रेट बढ़ जाए तो कंपनी को फ़ायदा है। फिक्स है और अगर मार्केट में रेट कम हो रहा है तो कंपनी को क्या है? नुकसान या फ़ायदा? नुकसान। और अगर मार्केट में बढ़ जाए तो कंपनी को क्या है? फ़ायदा। और वेरिएबल इसका उलट है, वेरिएबल इसका उलट है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका मैंने पॉइंट 1 कवर करवा दिया और पॉइंट 3 कवर करवा दिया है इसकी एक स्टेटमेंट में।
बाकी ये सच इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लोग लीज के। एक पॉइंट मैंने होल्ड करवाया हुआ है बॉन्ड्स में, चौथा पॉइंट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वाला, इसको ऊपर टाइम निकाल के बात करेंगे। लीज को समझते हैं, यहाँ तक क्लियर है? मिटा दूँ? श्योर? पक्की गल? लीज को समझते हैं जिसमें ऑपरेटिंग लीज भी है और फाइनेंस लीज भी है। जब आप लोगों ने लीज को समझना है ना, तो आपको दो वर्ड्स आने चाहिए, एक लेसर और एक लेसी। एक बंदा क्या कहलाएगा और एक बंदा क्या कहलाएगा? लेसी। लेसर कौन है? जो एसेट्स लीज पर दे रहा है, और लेसी कौन है? जो ले रहा है, जो एसेट्स हासिल कर रहा है लीज पर। तो एक लेसर हो गया और एक लेसी हो गया, एक लेसर हो गया और एक लेसी हो गया। देयर इज अ लेसर एंड देयर इज अ लेसी। अब ये लीज दो टाइप्स की हो सकती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। नॉर्मली ऑपरेटिंग लीज होती है शॉर्ट टर्म, और ये क्या होती है? लॉन्ग टर्म। यहां तक तो बेसिक आपको ऑलरेडी पता थी। कोई नई बात सीखी इसमें? हाँ, दो लफ्ज सीखे हैं, एक लेसर है और एक लेसी है। लस्सी नहीं, लस्सी। लस्सी नहीं, लस्सी पी के नहीं आनी। हाँ, बताता हूँ। कंपनी को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक मशीनरी चाहिए, एक बड़ी मशीन चाहिए जो कि इंपोर्ट होगी चाइना से। और वो क्या वो मशीन मुफ्त में आएगी? नहीं, क्या देना पड़ेगा उसके अगेंस्ट? पैसा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो वो बैंक के पास जाए कि मुझे क्या दो, लोन दो, तो बैंक उसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और लोन की अमाउंट से वो क्या बाय करेगा? मशीन बाय करेगा। और उस मशीन के ऊपर इंटरेस्ट भी साथ साथ पे कर रहा होगा, और कुछ टाइम के बाद उसको वो पैसे वापस भी करने होंगे। तो ये काम तो ज़रा औखा है, मुश्किल काम है। यही बंदा बैंक के पास जाए और बैंक को जाके कहे कि यार मुझे ना चाइना से एक मशीन मंगवानी है, आप एक काम करो, मशीन मुझे मंगवा दो, अभी उसको अपने नाम पे रखो, ठीक है? इस मशीन के बदले में आपको मशीन का रेंट पे करता रहूँगा, मशीन का रेंट पे करता रहूँगा, और जैसे ही हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा मैं ये मशीन आपसे ख़रीद लूँगा, मैं ये मशीन आपसे ख़रीद लूँगा। ये है फाइनेंस लीज। ये कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। ये क्या है? लॉन्ग टर्म। एक लेसी जिसको क्या चाहिए था? मशीनरी चाहिए थी, इसने राब्ता किया ऐसे बंदे के पास जो कि उसको ये मशीन अरेंज करा के दे सकता है।
बैंकों को कहा कि तुम ये मशीनरी अपने नाम पे लेकर आओ, यानी कि बैंक के अकाउंट्स में या बैंक के फाइनेंशियल्स के अंदर एसेट्स में ये मशीन आनी शुरू हो जाएगी अगर ये इसको बाय करके इसको यूज़ करने के लिए देता है। बैंक ने ये मशीनरी बाय कर ली चाइना से और बाय करके किसको दे दी? लेसी को दे दी, और लेसी को कहा कि मैं तुम्हें इसको इस्तेमाल करने का हक देता हूं, इस्तेमाल करने का हक देता हूं। इसको हम कहते हैं राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज। क्या ये मशीनरी ये अपने एसेट्स में अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकता है? नहीं। क्या ये इसकी अपनी है? नहीं। इसके पास सिर्फ क्या है? उसका। तो इसके पास जो एसेट आ गया वो है राइट ऑफ यूज, और इसके पास जो एसेट आएगा वो क्या होगा? मशीनरी। ये वाली एग्जांपल क्लियर है? दूसरी मिसाल, ये बैंक के पास नहीं जाता, ये डायरेक्ट चाइना वालों के पास जाता है। मशीन है किसके पास? चाइना पड़ी हुई है। चाइना को जाके कहता है कि भाई मुझे आपसे मशीनरी चाहिए मगर मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, इन शॉर्ट आप मुझे ये मशीनरी किस्तों पे दे दें। लीज इज किस्त है, आप मुझे ये किस्तों पे दे दें, मैं आपको वक्त के साथ साथ इसके पैसे वापस कर दूंगा, और जब हमारा ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो मैं ये मशीनरी आपसे ख़रीद लूँगा। जितने पैसे बचेंगे वो सारे पैसे मैं उस वक्त दे के ये मशीनरी आपसे पक्की पक्की ख़रीद लूँगा। यहाँ तक क्लियर है? श्योर? तो एक लेसर है और एक लेसी है। लेसर की भी कुछ टाइप्स होती हैं। एक है डीलर लेसर। कौन सा लेसर? डीलर। यानी कि इसके पास मशीनरी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, इसके पास ये मशीनरी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, इसने कहीं से मंगवानी नहीं है। एक होता है फाइनेंशियल लेसर, यानी कि बैंक, इन्होंने ये मशीनरी मंगवा के देनी है और इनके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। एक होता है मैन्युफैक्चरर लेसर। एक कौन सा होता है? ये मैन्युफैक्चरर कौन सा होगा? जो पहले मशीनरी क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद लीज पे देंगे। तो इनके पास बनी बनाई मशीनरी पड़ी हुई है, इन्होंने मशीनरी पहले मंगवानी है, मंगवा के देनी है, और इन्होंने पहले मशीनरी बनानी है और बना के देनी है। पहले यहाँ तक नोट कर लें। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, हैरान हो जाएंगे। ये जो लीज़ है ना, ये आपका जो पेपर है कैफ 5 का, अकाउंटिंग का तीसरा पेपर, इंट्रो के बाद एक आता है FAR 1 जो कैफ 1 है, फिर आता है कैफ 2, सॉरी कैफ 5 जो कि FAR 2 है। उसमें एक स्टैंडर्ड है IFRS 16। IFRS 16 ये कॉन्सेप्ट वहाँ का, जो कि टेस्ट कहाँ पे करता है कैफ? I2B के अंदर। तो मैं सिर्फ उतनी बात आपसे कर रहा हूँ जितनी बात आप हजम कर सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारी गहराई हैं, बट यहाँ तक पहले अंडरस्टैंड कर लें, यहाँ तक कहानी क्लियर है या नहीं। एक लेसर है, एक लेसी है, एक बंदा अरेंज करवा रहा है या उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है या वो बना के दे रहा है। किसको? लेसी को। और उसका इस्तेमाल करने का हक किसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है? लेसी को। कौन दे रहा है? लेसर। और ये कितने टाइम के लिए होगी? कि 1 साल के लिए होगी? नहीं, मोर देन अ ईयर। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, कितने भी टाइम के लिए ये हो सकती है। और जब वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो लेसी के पास एक ऑप्शन है कि वो उसको ख़रीद भी सकता है। तो उस वक़्त लेसी क्या करेगा? उस वक़्त लेसी उसका मार्केट रेट लगवाएगा, जितने उसने पैसे पे किए हुए हैं उसको माइनस करेगा, जो बच जाएगा वो अमाउंट दे के लेसर से वो मशीनरी
ख़रीद लेगा। सर रेंट अमाउंट कैंसिल होगा, क्या? रेंट अमाउंट कैंसिल, हाँ, जो जितना उसने रेंट पे किया होगा उसका। लेकिन वो तो रेंट उसको यूज़ करने का। अभी यहाँ तक समझ लें, बस समझें कि उसने उसको काट के बाकी पैसे दे के वो मशीनरी अपने पास ट्रांसफ़र करनी है। अभी दिमाग इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं उसमें से सेग्रीगेशन करूँ। अभी इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं, तो अभी इतनी रीज़ बहुत है। हाँ अभी नहीं, क्लास के बात करेंगे, क्लास के बात करेंगे, क्लास के बात करेंगे। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है? श्योर ऑन दिस? आगे चलूँ? अच्छा, अब आप एक काम करें, पेज 24 पे आ जाएं, पेज 24 पे आ जाएं और पेज 24 पे फाइनेंस लीज के अंदर आपको 1 2 3 4 5 बातें आ रही होंगी। आ रही हैं? ये 5 बातें पढ़ लें। फाइनेंस लीज में ये 5 बातें ज़रा एक दफ़ा रीड कर लें। ये बेसिकली ना अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो इसमें और बहुत सारी गेमें हैं। अगर आप ये 5 बातें पढ़ सकते हैं। ये 5 बातें क्लियर हैं? यस बॉस? क्लास में नहीं जाता यहाँ से बाहर। हाँ जी, वो पढ़ लो। 5 बातें पढ़ लें यार। आप लोग क्या इतना सुस्त हुए हैं मैं आज? कब बड़े होंगे? कब होंगे बड़े? कब होंगे बड़े? बड़े नहीं होना, बड़े होना है 5 साल के बाद। आप लीज पे आई हुई हैं कि आप लीज के बाद लॉन्ग टर्म बन जाएंगे और आप उसके बाद चलिए 5 बातें पढ़ लें। हाय अल्लाह। फाइनेंस लीज क्लियर हुई? सर जो कि हमें दे रहा है उसको अगर कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना लेस है तो क्या फायदा? इंटरेस्ट। वो मशीनरी जो इसने 100 रुपये की मंगवाई होगी, क्या आपको वो 100 रुपये की लीज करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास पैसे होते तो वो मशीनरी कितने की लेके जाता? 100 रुपये की। इसके पास पैसे हैं नहीं, तो ये लीज करेगा उसको। अज्यूम करें कितने पे? 150 पे, तो 50 का प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये 150 तो फिर वो कट भी जाएंगे जब वो खरीद लेगा। 150 तो ये पे करेगा। जब ये 150 पे कर देगा, उस वक़्त 5 साल के एंड पे इस मशीनरी की मार्केट में वैल्यू करवाई जाएगी कि मशीनरी अब अगर ले मार्केट में तो कितने की है, वर्सेस इतने कितने पैसे पे कर दिए हैं। फिर भी जो डिफरेंस होगा वो इसको मिल जाएगा। एक तो वो महंगी दे भी रहा है और उसके बाद भी एक अमाउंट उससे ले लेगा। जो मशीन है अब मार्केट में सस्ती जा रही है तो उससे पहले ज़्यादा हाँ, दिया पहले से। तो वो फिर भी फ़ायदे में चला गया। ऑलरेडी उसने 50 रुपये तो अर्न कर लिए हुए। अब मार्केट में चाहे 10 रुपये की क्यों ना हो, वो तो अपना मुनाफा निकाल चुका। हाँ, उसमें मसला है। उसमें मसला है कि अगर कल को टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो फिर इसके लिए ये मशीन किसी काम की, तो जो उसने पैसे पे किए हुए हैं वो फ्यूचर में किसी काम के नहीं रहेंगे, मगर जो माजी में बीत चुका है उसको तो फ़ायदा दे के गई ना मशीनरी, वहाँ तो उसको फ़ायदा मिल गया। अच्छा जी, ये समझ आई फाइनेंस लीज? ये बॉस वो और है, वो और है। ये क्लियर है? इसको आप जोड़ सकते हो, इसके साथ समझने के लिए जोड़ सकते हो। इंटरेस्ट है ना, वो उसको इंटरेस्ट ना काउंट करते, वो कहते हैं मुनाफा, उसको प्रॉफिट कह देते हैं, उसका नाम बदल देते हैं।
इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? प्रॉफिट। वो नाम बदलने से क्या वो चीज़ हलाल हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा जी, ये थी आपकी कौन सी लीज? फाइनेंस लीज। अब आ जाएं ऑपरेटिंग लीज पे। ऑपरेटिंग लीज में भी ये दो बंदे पाए जाएंगे, एक लेसर होगा और एक लेसी। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि फाइनेंस लीज में इसने कहा था कि मैं साल के बाद वो मशीनरी तुमसे बाय, ऑपरेटिंग लीज में ऐसा नहीं है। इसने इसको बहुत ही कम वक्त के लिए कहा कि तुम ये मेरी गाड़ी यूज़ कर लो, मेरी गाड़ी 6 महीने के लिए यूज़ कर लो, जब 6 महीने गुजरेंगे तो मुझे ये गाड़ी, ये है ऑपरेटिंग लीज। सिंपल। ये क्या है? ऑपरेटिंग का वर्ड निकला कहाँ से है? ऑपरेशन से। किससे निकला है? कहना ये चाहते हैं कि ऑपरेशंस अगर आपके हैं साल के अंदर अंदर और वो इस तरह की ट्रांजैक्शन से पूरे हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएगी? और अगर बड़ी है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंस लीज। पैसा इसमें भी है मगर उससे कम है। ये किसने पे करेगा? 6 माह में, और ये मोर देन अ, होगा ना, होगा इंटरेस्ट। लीज में इंटरेस्ट तो होना ही होना। देखो ना, इसको ये गाड़ी अपने लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं चाहिए थी, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए चाहिए थी। उसने वो गाड़ी ली, इसने क्या चार्ज किया होगा? रेंटल। इसने क्या लिया होगा उससे? तो इस रेंटल में क्या होगा? कुछ अमाउंट प्रिंसिपल की और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट तो होना ही होना। हाँ, आसान, बहुत ही अगर आसान डिफरेंस करना तो यही है कि वो साल में खरीदने का हक रखता है। अच्छा, इसका सुने, एक और फर्क भी है। लेसर लेसी में राइट ऑफ यूज बन रहा था, किस में? फाइनेंस लीज में। ऑपरेटिंग लीज में ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। समझा ये जाएगा कि इसने ये चीज़ सिर्फ किस पे ली है? किराए पे ली है। और ये एसेट अभी भी किसका है? ये गाड़ी किसके फाइनेंशियल्स में नज़र आ रही होगी? लेसर के। और इसके फाइनेंशियल्स में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। जो इसने रेंटल पे करना है वो सिर्फ क्या ट्रीट करेगा उसको? और ये किस में से माइनस करेगा? बैलेंस शीट में से नहीं, इनकम स्टेटमेंट में से। जो सेल रिटर्न, ग्रॉस सेल्स, नेट सेल्स, जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए थी, याद है? श्योर? पक्की बात? तो नेट प्रॉफिट तक आते आते वो ये खर्चा माइनस करेगा। कौन सा खर्चा? रेंटल एक्सपेंस। किस केस में? ये रेंटल एक्सपेंस यहाँ पे भी माइनस होगा, मगर यहाँ पे एक और चीज़ भी साथ क्रिएट हो रही थी। वो क्या थी? जो कि ये ऑपरेशंस में क्रिएट नहीं होगा। बस ये फ़र्क याद रख लें। तो ऑपरेटिंग लीज इज अ, मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक रेंटल एग्रीमेंट है। अच्छा, कल को अगर मशीनरी, इसको अगर कुछ चीज़ें उस मशीनरी में कम ज़्यादा करवानी है, कस्टमाइजेशन करवानी है, ये क्या ये करने का हक रखता है? फाइनेंस लीज में। फाइनेंस लीज में रखेगा। क्यों? 5 साल के बाद इसके पास क्या है? ऑप्शन है कि ये उससे ये परचेज कर सकता है। तो ये अभी से उस मशीनरी को अपना बना के ट्रीट कर रहा होगा। उसको यही समझेगा कि ये मशीन किसकी है? मेरी है। मगर ये राइट इसके पास होगा नहीं। इसके पास मॉडिफिकेशन का कोई राइट, मगर इसके पास राइट टू मॉडिफिकेशन है। कौन सी? जो ये लोग किराए पे ले रहे हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फाइनेंस। मशीन खराब हो गई। मशीन किसकी बुक्स में आ रही है? हाँ, अब किसके अकाउंट्स में आ रही है? लेसर के। तो अभी भी है किसकी? तो ठीक भी कौन करा के देगा? क्योंकि वो उससे क्या ले रहा है? किराया ले रहा है ना उसका। पेज नंबर 18 से लेके पेज नंबर 18 से लेके 27 के ऊपर डब्बे तक, 27 के ऊपर ये आप लोगों ने पढ़ के आना।
और कल मुझे आपने लाइन बाय लाइन बताना है कि आपको किस लाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। टेस्ट तो अपनी जगह पे है ना, टेस्ट का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। टेस्ट तो समझे कि आप एक नया पेपर है आपका पीआरसी का, तो ये हो जाएगा। चलो अगर ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप आदत डाल लें पढ़ने की। देखें ना आपकी क्लास है ना आज इंग्लिश की, तो कर जाएगा, उसका काम तो कोई नहीं होगा, तो इसको टाइम देते हैं फिर बेचारे को। ये भी तो अंग्रेज़ी लिखी हुई है और ये फ़ारसी लिखी हुई है। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।